सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और हमारी वीडियो वॉल आज कह रही है बुमराह तो एक ही है। और ये जो मैसेज है वो मैसेज जिसने दिया है उसकी पहले कहानी सुनाता हूं छोटी सी। हालांकि ये कहानी नहीं है तो सच्ची घटना। अंकिता, साल 2004 की बात है और 2004 में नेटवेस्ट ट्रॉफी कवर करने के लिए मैं गया हुआ था इंग्लैंड और वहां से अपने करियर में जो बड़ी कुछ खबरें ब्रेक की उसमें से वो खबर ब्रेक की थी। हालांकि वो खबर ब्रेक करते हुए मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई थी और वो खबर ये थी कि सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो हुआ था और उस वजह से वो उस टूर्नामेंट से यानी नेटवेस्ट ट्रॉफी से और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए थे। अब मजे की बात यह है कि 2004 में 90% या 90% से ज्यादा हिंदुस्तान को पता भी नहीं था कि टेनिस एल्बो होती क्या है। लेकिन उसके बाद का सचिन तेंदुलकर का जो करियर है अगर आप उसको देखेंगे, उन्होंने इंजरी मैनेजमेंट नाम का एक टर्म इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ मैचेस छोड़े, कुछ मैचेस खेले, लेकिन वो अगले एक दशक तक लगभग भारतीय टीम के लिए खेलते रहे। कुछ स्थिति वैसी ही बुमराह की भी है। उनकी जो समस्या है वो ऐसी समस्या है जहां खिलाड़ियों का करियर खत्म हो जाता है, लेकिन वो उस समस्या से जूझते हैं, लड़ते हैं, खड़े होते हैं और फिर भारत को जीत दिलाते हैं। बावजूद इसके पिछले दिनों कुछ नैरेटिव ऐसा सेट हुआ कि इंग्लैंड में तो भारतीय टीम वही 2 मैच जीती जहां बुमराह नहीं खेल रहे थे। इस नैरेटिव पर अब सचिन तेंदुलकर आ गए हैं बुमराह के पक्ष में और उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं ना ध्वस्त कर देना, तो इस नैरेटिव को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। पहले ये खबर आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि सचिन ने कहा क्या है और फिर इस पर बातचीत भी करेंगे। बुमराह के आलोचकों को सचिन ने दिया है करारा जवाब। बुमराह की काबिलियत पर कोई संदेह नहीं, ये कहा है सचिन तेंदुलकर ने, जिनको भारत में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्रिकेट के भगवान का दर्जा उनको दिया गया है। तो जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बुमराह जो है उनकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है, तो जिनको संदेह था वो अपने सामने जाएं, शीशे के सामने खड़े होकर देख लें कि वाकई संदेह है या नहीं है। इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच में बुमराह ने 14 विकेट लिए। सीरीज में 2 बार उन्होंने 5-5 विकेट लेने का कारनामा किया और सबसे बड़ी बात यह है जो एक तरीके से करारा जवाब उन आलोचकों के लिए है जो बेवजह बुमराह की काबिलियत पर प्रश्न कर रहे थे कि इस सीरीज में 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलकर भी जसप्रीत बुमराह आईसीसी की बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 पर है, यानी दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज अभी भी जसप्रीत बुमराह ही हैं। सचिन तेंदुलकर का कोट प्लेट दिखाते हैं आपको, सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा है, उसके बाद ये कहानी और साफ हो जाएगी। जसप्रीत बुमराह का मैच में नहीं खेलना और उन मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत मिलना ये बस एक संयोग है और कुछ नहीं। मुझे पता है कि लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि बुमराह ने जो टेस्ट नहीं खेला उसमें जीत मिली। सच कहूं तो मेरे लिए यह महज एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। अब तक उन्होंने जो कुछ किया है वो अविश्वसनीय है। मेरे हिसाब से वो बिना किसी शक इस वक्त दुनिया के सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। मैं उन्हें किसी भी अन्य खिलाड़ी से बेहतर मानता हूं। इस वक्त दुनिया में उनके जैसा गेंदबाज कोई नहीं है। अब ये कोई और कहता तो शायद वो असर ना होता, लेकिन जब बात ये सचिन तेंदुलकर ने कह दी तो फिर उसके बाद फुल स्टॉप आप लगा दीजिए और इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। इस चैप्टर को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी हम अपने स्पोर्ट्स 9 के शोज में लगातार ये बात कह रहे थे कि इस विषय पर बात होनी चाहिए कि जसप्रीत बुमराह कब अवेलेबल है, कब अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उनकी क्षमता पर, आप उनकी काबिलियत पर सवाल ना उठाएं। वो जिस तरह के गेंदबाज हैं, जब वो भारतीय टीम में आते हैं तो भारतीय गेंदबाजी की चमक अलग दिखाई देती है, उसकी आक्रामकता अलग दिखाई देती है। और जसप्रीत बुमराह जिस तरह के गेंदबाज हैं, शांत रहकर अपना काम करते हैं, इसलिए वो इस बहस में नहीं कूदे, लेकिन उनकी वकालत में क्रिकेट के भगवान आ गए। अब मेरे ख्याल से फुल स्टॉप लगा ही देना चाहिए अंकिता। अब जिसने जो कहा होगा वो भी चुपचाप बैठ जाएगा। अब इस विषय पर कोई बहस हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मतलब 3 मैच खेले, उसके बावजूद भी उन्होंने टेस्ट रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल किया और ये दर्शाता है कि वो लगातार जो उनकी इंजरी थी उससे जूझते नजर आए और जिस तरीके की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह करते हैं वो हम सब ने देखा है। और 3 टेस्ट मैच में हमने देखा है कि 5 विकेट हॉल भी लिया उन्होंने। तो अगर ये बहस जो छिड़ी हुई है और जो सचिन भी कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है और जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं, वो कारनामा जो उन्होंने किया है अभी तक भारतीय टीम के लिए, जो कुछ भी किया है जसप्रीत बुमराह ने, वो उनकी काबिलियत दर्शाती है और हर एक मुकाबले में उनका जो प्रदर्शन रहता है वो बेहतर निकलकर सामने आता है। तो इस बहस को जो है यहीं पर पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप जो है वो लगाना चाहिए। और जब सचिन ऐसा कह रहे हैं और सचिन इस तरीके की जो लगातार बातें हो रही थी कि भाई 2 टेस्ट मैच में जिसमें जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे वहां पर भारतीय टीम को जो है वो जीत मिली है, सिर्फ इत्तेफाक कह लीजिए, क्योंकि हर एक मैच में, तीनों टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने जहां पर गेंदबाजी
गेंदबाजी की और टोटल जो है वो 14 विकेट चटकाए। तो ये दर्शाता है कि इंजरी के बाद भी अगर ये गेंदबाज लगातार टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो कोई इत्तेफाक नहीं होगा। वो लगातार उनकी मेहनत और सालों का जो सब्र रहा है वो कहीं ना कहीं काम आया और हर एक मैच में जसप्रीत ने अपने आप को प्रूव करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और अभी कुछ समय पहले जब आईपीएल चल रहा था और जिस तरह से गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, उसमें जब जसप्रीत बुमराह के इकोनॉमी रेट को हम देखते थे तो कई बार अपने आप से ये पूछना पड़ता था कि हम जगे हुए हैं ना, सो तो नहीं रहे। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी T20 के फॉर्मेट में 3 या 4 की इकोनॉमी से रन दे रहा है तो आप समझ सकते हैं। और अगर उनका आप रिकॉर्ड देखेंगे, 48 टेस्ट मैच उन्होंने खेले और उस 48 टेस्ट मैच में उनके 219 विकेट है। ये आसान नहीं होता। 149 उनके पास वनडे विकेट है और अब तक जो 5 विकेट लेने का कारनामा होता है 15 बार जसप्रीत बुमराह कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। और जैसा मैंने कहा कि जिस खिलाड़ी को भारत में क्रिकेट के भगवान का दर्जा मिला हुआ हो, अगर वो खिलाड़ी आकर ये कहता है, और सचिन तेंदुलकर इस तरह से कभी किसी के पक्ष में आकर बोलते नहीं है। जनरली वो टीम के लिए बात करते हैं, टीम की तारीफ करते हैं, टीम के कोई परफॉर्मेंस खराब हुई है तो वहां पर टीम के साथ खड़े होते हैं। लेकिन यहां जसप्रीत बुमराह के साथ जिस तरह से वो आए और जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अब इस पर पूर्ण विराम या अंग्रेजी में कहें तो फुल स्टॉप लगाने के अलावा और कोई अब रास्ता नहीं है। अब इस बहस को छोड़ देना चाहिए। और वो लोग जिनको ऐसा लग रहा था कि ये बुमराह के खेलने से जीत या हार तय हो जाती है, तो उनको भी अब शांति से बैठना चाहिए। क्योंकि जो बात सचिन तेंदुलकर ने कही है उसको काटने का अब कोई मतलब नहीं है। चलिए, एक और खिलाड़ी ने जवाब दिया है। इस खिलाड़ी ने जवाब दिया है बेन स्टोक्स को, और ये भी बड़ा करारा जवाब है। और ये जवाब देने वाले खिलाड़ी भी बड़े करारे हैं, भारत के बड़े मैच विनर रहे हैं। खिलाड़ी का नाम है आर अश्विन। आर अश्विन ने बेन स्टोक्स पर बड़ा तीखा प्रहार किया है। पहले ये खबर बताते हैं आपको और उसके बाद उनका भी आपको बताएंगे एग्जैक्ट बयान क्या है। बेन स्टोक्स को आर अश्विन ने करारा जवाब दिया। पंत को लगी चोट पर स्टोक्स के बयान का जवाब दिया है उन्होंने। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी की मांग को स्टोक्स ने कहा था मजाक। ऋषभ पंत को मैनचेस्टर टेस्ट में पैर में लगी थी चोट, फ्रैक्चर के बावजूद बल्लेबाजी करने आए थे पंत। इसके बाद हुआ यूं कि 2 चीजें हुई। एक तो भारतीय टीम की तरफ से गौतम गंभीर ने, यानी जो भारतीय टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई एक्सटर्नल इंजरी है, जो चोट दिख रही है, और अगर वो चोट दिख रही है और उसका समझ में आ रहा है कि ये बड़ी चोट है, गंभीर चोट है, तो आप उस स्थिति में एक सब्स्टिट्यूट का नियम दें कि हाँ, वो सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा, टीम को मिल जाएगा। इस बारे में आईसीसी तक में चर्चा हुई थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गौतम गंभीर के दिमाग की उपज थी ना, ये बिल्कुल गंभीरता से इस पर आईसीसी में भी बातचीत हुई और हो सकता है इस पर नियम भी जल्दी आपको बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन जब ये सवाल बेन स्टोक्स से पूछा गया था तो उन्होंने कह दिया था ये क्या मजाक की बात है। मतलब जैसा लगा कि किसी ने बहुत ही कोई वाहियात सा बेवकूफी वाला सवाल पूछ लिया हो। अब आर अश्विन ने उनको जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो जवाब आपको दिखाते हैं, फिर इस पर अंकिता से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि जब स्टोक्स से चोटिल प्लेयर की जगह, दिखा दीजिए आर अश्विन का कोट प्लेट, जब स्टोक्स से चोटिल प्लेयर की जगह पर मैच के दौरान किसी अन्य खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे काफी हल्के में लिया। मैं स्टोक्स के खेल का काफी प्रशंसक हूं, लेकिन उन्हें इस सवाल का जवाब थोड़ा सोच समझ कर देना चाहिए था, क्योंकि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप इस तरह के विचारों को मजाक या बेतुका कहकर टाल नहीं सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तमिल में एक कहावत है जिसका सीधा अनुवाद है, आपको आपके कर्म का फल तुरंत मिलता है। यानी कर्म का फल यही हुआ कि अगला जो टेस्ट मैच था, यानी आखिरी टेस्ट मैच, बेन स्टोक्स खुद भी नहीं खेल पाए और उससे पहले उन्होंने अपना मजाक भी बनवा लिया। जिस तरह से वो पहुंचे अपने गेंदबाजों को और गेंदबाजी ना कराने से बचाने के लिए, वो 80 से ज्यादा के स्कोर पर खेल रहे 2 बल्लेबाजों के पास पहुंच गए कि ऐसा करते हैं अब ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोनों बल्लेबाजों ने कहा थैंक यू सो मच, हम ऐसा नहीं करने वाले, अभी हम बैटिंग करेंगे। तो वो बाद में बेन स्टोक्स ने आके उसके लिए लाख सफाई दी। लेकिन उस रोज पूरे विश्व क्रिकेट में अगर कोई मुद्दा था तो यही था कि आप ये बेन स्टोक्स से नहीं सोचते कि उनके जैसा खिलाड़ी, उनके जैसा सीनियर खिलाड़ी, टीम का कप्तान जाकर ये प्रस्ताव रखेगा ऐसे वक्त पर। ये थोड़ा सा वास्तव में ये बेवकूफ़ी वाली बात थी, वो बेवकूफ़ी वाली बात नहीं थी जो उन्होंने उस सवाल पर कही। तो अश्विन ने बोल ही दिया अब तो भाई कि फल मिल ही गया। और वैसे भी वो हमारे यहाँ तो कहते भी है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए वाली बात है। अगले टेस्ट मैच में मतलब दोहरी चोट लगी एक तरीके से,
खेल भी नहीं पाए और हार भी गए। बिल्कुल। और देखिए मतलब ये सब चीज़ें जो आपको मतलब एक्सटर्नल इंजरी जो हमने देखा भी था, तस्वीर में भी सामने आई थी कि पंत के पैर में चोट लगी थी और वो हालांकि चोटिल होने के बावजूद भी उन्होंने उस पारी को संभाला था और फिर रिटायर्ड हर्ट होने के बाद भी उन्होंने मैच को खेला था। तो जब आपको पता है कि इंजरी कंसर्न है और इंजरी दिख भी रही है तो आप इस तरीके से बेतुका बयान नहीं दे सकते। और अश्विन ने सही भी कहा कि जो आप बोओगे वही आपको फल मिलेगा, यानी कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया था उसके बाद यहाँ पर बेन स्टोक्स जाते हैं और कहते हैं कि भाई ड्रॉ के लिए हाथ मिलाना चाह रहे हैं और वहां से जो मुद्दा था वो शुरू हुआ था। उससे पहले भी तमाम चीजें जो थी वो भी शुरू हुई थी, लेकिन जब बात आती है अगले मैच की तो अगले मैच में वो खुद भी नहीं खेल पाए और भारतीय टीम ने वहां पर कमाल का प्रदर्शन किया। तो सोच समझकर अगर कोई खिलाड़ी किसी के लिए बोलता है, और ये मजाक नहीं था, बिल्कुल भी मजाक नहीं था। और जब चीजें दिख रही हैं आपको कि भाई पैर में ऋषभ पंत के इंजरी है और वो खेल नहीं पाए थे और वो मैच हमने देखा था कि उस मैच में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया था और मैच को ड्रॉ भी किया था। तो अगले मुकाबले में फिर वही हुआ कि आपको एक्शन का जो रिएक्शन है वो भी दिया गया। भारतीय बल्लेबाजों ने, भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और टेस्ट मैच जो है वो सीरीज जो है वो ड्रॉ करवाई। बिल्कुल, और सीरीज ड्रॉ कराई और वो इस तरह की परिस्थितियों में कराई कि उसको ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट फैंस बल्कि दुनिया भर में वो लोग जो क्रिकेट पर नजर रखते हैं वो उस ड्रॉ में भी भारतीय टीम की जीत देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछड़ने के बाद 2-1 से सीरीज को आपने बराबर किया, जिस तरह से यंगस्टर्स के साथ बराबर किया, जिस तरह भारतीय क्रिकेट के जो दिग्गज 3 खिलाड़ी थे यानी रोहित शर्मा, विराट कोहली और आर अश्विन की गैर मौजूदगी में किया, एक यंग कप्तान के साथ किया, ये सारे वो आप कह सकते हैं पहलू है जिसके बाद इस ड्रॉ में भी भारतीय फैंस के साथ साथ तमाम क्रिकेट फैंस ने जो है उसको भारत की जीत ही बताया। तो ये बेन स्टोक्स के लिए तगड़ा झटका लगा है। और अब ये जो उसमें आर अश्विन ने भी एक तरीके से आग में घी डाला है, दिखाया है आईना की, देख लीजिए। मजाक कहना या किसी के सवाल को बेतुका कहना, उससे पहले उस सवाल को समझना, उस सवाल की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। शुभमन गिल के लिए बड़ा अच्छा समय चल रहा है जी। सीरीज जीत गए, कप्तानी मिली पहले, उसके बाद सीरीज जीत गए, सीरीज में ढेर सारे रन बना दिए, गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड भी 5 दशक पुराना था वो तोड़ दिया। और अब आईसीसी ने भी रिकॉग्नाइज किया है, आईसीसी की तरफ से भी उनको एक इनाम मिला है। ये खबर आपको बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एशिया कप की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि शुभमन गिल को मिला आईसीसी की तरफ से तोहफा, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट में 567 रन बनाए, एजबेस्टन टेस्ट में 269 रन और 161 रन की पारी खेली। गिल अब तक 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत चुके हैं। एक तरीके से ये मरहम भी है अंकिता, क्योंकि रैंकिंग्स में नीचे गिरे हैं और आपने एक सीरीज में 754 रन बनाए हो, उसके बाद भी अगर आपकी बैट्समैन में रैंकिंग नीचे आ रही हो तो वहां पर कम से कम एक तरीके से चलिए एक कॉन्सोलेशन प्राइज है कि वहां पर थोड़ा सा आपको नुकसान हुआ है। लेकिन चलिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ आप हैं और वाकई अच्छा समय चल रहा है। मतलब जिस तरह से उनको कप्तानी मिली, जिन परिस्थितियों में जाकर वहां पर उन्होंने टीम को ड्रॉ कराया और खुद बल्ले से जो रन्स किए, सब कुछ मतलब एकदम ये एक तरीके से सोने पे सुहागा वाला मामला है ये अवार्ड जो है। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो जब कप्तानी उन्हें मिली तो बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी थे कि भाई यहाँ पर मतलब ऋषभ पंत को क्यों नहीं कप्तानी मिली, जसप्रीत बुमराह को कप्तानी क्यों नहीं मिली, और तमाम सारी चीज़ें भी वहाँ पर कही गई कि भाई विदेशी सरजमी पर गिल की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो उन तमाम सवालों का जवाब दिया अपनी बल्लेबाजी से, अपनी कप्तानी से। और चलिए ठीक है, रैंकिंग में तो मतलब थोड़े से खिसक गए, वो निचले क्रम में वो आ गए। लेकिन जब बात आती है कि अवार्ड देने की, तो मंथली जो उन्हें आईसीसी की तरफ से जो अवार्ड मिला गया वो सराहनीय था, क्योंकि 3 टेस्ट मैच में स्टार्टिंग के जो मैच खेले गए थे वहाँ पर जो दूसरा मैच था वहाँ पर दोहरा शतक भी लगाया था और दूसरी पारी में जो है 161 रन की शानदार बल्लेबाजी आई थी। तो 3 टेस्ट मैच में उनके अच्छे खासे रन थे, उसकी वजह से उन्हें जुलाई में जो अवार्ड दिया गया वो सराहनीय था। और यही चीज़ें जो है वो आपको मोटिवेट भी करती हैं कि आगे के मैचेस में आप किस तरीके से प्रदर्शन करें। और सबसे हाईएस्ट रन भी बनाए उन्होंने टोटल, अगर इस सीरीज की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट रन भी यहाँ पर गिल के नाम है। और ये दर्शाता है कि अभी क्रिकेट शुरुआत हुई आपकी, और अगर ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो आगे आने वाले समय में हम जैसे कंपैरिजन करते हैं, जो हम नाम गिनाते हैं कि विराट कोहली हैं, MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर हैं, द्रविड़ जैसे खिलाड़ी हैं, तो उनकी लिस्ट में जो है वो शुमार यहाँ पर गिल भी हो सकते हैं। ऐसी ही लगातार प्रदर्शन आपसे उम्मीद रहती है और जैसा प्रदर्शन इस सीरीज में किया है वैसा ही प्रदर्शन आने वाले समय में भी गिल से उम्मीद होंगी। बिल्कुल, और बड़ी बात यह भी है कि इस सीरीज में उन्होंने 750 से ज़्यादा रन बनाए हैं और उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो 550 के आसपास हैं। तो जो फर्क है नंबर 1 और नंबर 2 में वो 200 रनों के आसपास का है, बड़ा फर्क है। ये दिखाता है कि शुभमन गिल जो है वो किस तरह से इस सीरीज में फॉर्म में थे अपने बल्ले से। अब
उसी की बदौलत उनकी T20 टीम में भी आने की बात चल रही है। हमारी वॉल भी बता ही रही है आपको कि एशिया कप के लिए अब हलचल शुरू हो चुकी है। करीब 1 महीने का भारतीय टीम को ब्रेक मिला है, क्योंकि यहां पर एक प्रस्तावित थी सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ जो टाल दी गई थी। उसके बाद एक कोशिश थी कि श्रीलंका के खिलाफ एक सीरीज छोटी सी रख ली जाए लिमिटेड ओवर्स की, उस पर भी बात नहीं बन पाई है। तो अब फिलहाल भारतीय टीम 1 महीने के रेस्ट पर है, लेकिन जो एशिया कप की टीम है उसको, उसके सिलेक्शन को लेकर, उसमें प्लेइंग 11 को लेकर, स्क्वाड को लेकर, इन सब को लेकर जो चर्चाओं का दौर होता है वो शुरू हो गया है। आपको अपडेट बता देते हैं तो उससे कहानी और साफ हो जाएगी। एशिया कप 2025 की टीम को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। अगस्त के तीसरे हफ्ते में हो सकता है टीम का ऐलान। टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन में बदलाव के आसार हैं। ओपनर की रेस में गिल है, जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे, जायसवाल हैं और अभिषेक शर्मा का नाम है। बिजी शेड्यूल के चलते बुमराह और सिराज को मिल सकता है आराम। मेरे ख्याल से किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि बुमराह जो है वो जिस तरह से हमने देखा टेस्ट मैचेस में, उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेले थे और सिराज ने तो खैर 5 के 5 टेस्ट मैच खेले, सबसे ज़्यादा गेंदबाजी की। तो आप चाहें तो आप बिल्कुल आराम से इन दोनों ही खिलाड़ियों को रेस्ट दे सकते हैं। और T20 फॉर्मेट में भारत के पास वैसे भी गेंदबाजों की अच्छी खासी फौज है जिनको आजमाया जा सकता है। लेकिन यह बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 2 खिलाड़ियों का मतलब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल करीब करीब 1 साल से T20 फॉर्मेट से दूर हैं। जुलाई में खेला था पिछले साल, लेकिन अगर वापसी करते हैं तो फिर वो जो एक खिलाड़ी की चाहत होती है ना कि वो तीनों फॉर्मेट में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। आप विराट कोहली को देखिए, आप रोहित शर्मा को देखिए, जब वो अपनी पीक पर जा रहे थे और जब तक वो अपनी पीक पर रहे, उन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपने देश को रिप्रेजेंट किया, तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट किया पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पर। यही चाहत होगी इन खिलाड़ियों की भी। तो पहला जो लक्ष्य होगा वो तो ये होगा कि टीम में जगह मिल जाए, और फिर अगर प्लेइंग 11 में आपको टीम में जगह मिलेगी तो आपको प्लेइंग 11 में जगह मिलना तय है, क्योंकि आप टेस्ट टीम के कप्तान भी। अगर आपको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही होती तो फिर शायद आपको टीम में भी नहीं रखा जाएगा। ये स्ट्रैटेजी है। लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाएगी ये डिबेट, इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये देखना कि किस तरह की शुरुआत करते हैं ये दोनों ही खिलाड़ी T20 में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए T20 अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो आईपीएल में दोनों ही खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन था। जिस तरीके से जायसवाल ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से गिल ने बल्लेबाजी की, और हालांकि प्लेऑफ के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी टीम ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था। वहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी थी, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल मैचेस की तो बहुत दूर थे गिल। और जब कप्तानी मिली है तो कहीं ना कहीं अगर आपको मौका मिलेगा तो आप जो प्लेइंग 11 है वहाँ पर आपको डेफिनेटली जगह मिलेगी। और तीनों फॉर्मेट के लिए ये दोनों खिलाड़ी जो है वो बहुत ही फिट नजर आए। ओडीआई फॉर्मेट में भी हमने देखा, टेस्ट मैच में जिस तरीके से प्रदर्शन दोनों खिलाड़ियों का था वो कमाल का था। अगर आपको यहाँ पर मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी प्लेयर्स के लिए, बाकी खिलाड़ियों के लिए जो है वो दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि अभी तक अगर हम संजू सैमसन की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, तो जो पिछली सीरीज हुई थी वहां पर उन दोनों ने जो जगह बनाई थी, खासकर जो ये बातें हो रही थी कि भाई टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज के तौर पर कौन यहाँ पर जगह बना पाएगा T20 फॉर्मेट में, तो उनके लिए जो है वो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और जायसवाल का नाम है तो जायसवाल हमने देखा है कि हर एक फॉर्मेट में उनका बढ़िया प्रदर्शन जो है वो नजर आता है। और अगर यहाँ पर जगह उन्हें मिलती है तो उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी प्लेयर्स के लिए थोड़ी से दिक्कतें हो सकती हैं। बिल्कुल, और वो दिक्कतें जो है तब होती हैं जब आप किसी एक ऐसे खिलाड़ी को न्याय ना कर पाएं उसके साथ जिसको आप मौके लगातार दे रहे थे, लेकिन वो आप बीच सीरीज में उसको हटा दें या बिना किसी रीज़न के उसको आप बाहर कर दें, तो ऐसा नहीं होगा आई एम श्योर, क्योंकि बहुत बैलेंस किस्म से टीम जो है इस वक्त चल रही है। और जिस तरह की अप्रोच है पूरे के पूरे मैनेजमेंट की, उसमें आप पाएंगे कि जो तार्किक होगा, लॉजिकल होगा, वही होगा। एक राहत की बात है जो कुछ दिन पहले खबर आई थी, हमने आपको बताई भी थी कि सूर्या ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये खबर असल में जुड़ी हुई है आईपीएल में जो उनको इंजरी हुई थी उसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई थी। खबर बताते हैं आपको, क्योंकि एक चीज कंफर्म है कि सूर्य कुमार यादव की फिटनेस की खबर से जो है अब कप्तानी की समस्या दूर हो गई है। यानी आप ये जानते हैं कि हाँ, चूंकि T20 फॉर्मेट में खेला जाना है तो आपको कम से कम कप्तान को लेकर कोई संशय की स्थिति, सस्पेंस की स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, ऋषभ पंत की उपलब्धता पर जरूर सवाल है, क्योंकि जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे पैर में उनके फ्रैक्चर था। हालांकि बीसीसीआई की मेडिकल टीम की तरफ से ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि उनकी सर्जरी की जरूरत नहीं है। मतलब वो जो पैर में चोट लगी थी वो कोई इतनी गंभीर चोट नहीं थी जिसके लिए सर्जरी करनी पड़े। तो समय लग सकता है, अगर अभी 1 महीने का समय है भी, अगर नॉर्मल फ्रैक्चर आराम से जुड़ जाता है, इतना कोई समय लगता नहीं है, यंग भी है। और अब तो खैर वो जिस तरह की चोट से वो निकल कर आए हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बड़ी मामूली लगती होंगी, मतलब अपने आत्मविश्वास के लिहाज से, अपने मनोबल के लिहाज से। इसके अलावा अब जो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की वापसी की बात है वो लगभग तय है। केएल राहुल, संजू सैमसन और
तिलक वर्मा, ये 3 नाम हैं जिनके लिए अभी अंकिता भी कह रही थी कि ये लग रहा है कि मुश्किल है इनके लिए कि ये जगह बना पाएंगे। बहरहाल अभी 1 महीने का वक्त है और जैसा हमने कहा कि टीम सिलेक्शन में भी अभी करीब करीब 10 दिन का वक्त है। इन 10 दिनों में इन चीजों में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उस पर हम नजर रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए, सौरव गांगुली ने एक सलाह दी है टीम को, उस खबर को भी आपको बताते हैं और वो सलाह भी जुड़ी हुई है एशिया कप से ही जुड़ी हुई, इसीलिए हमने कहा ना कि एशिया कप को लेकर हलचल शुरू हो गई है। सौरव की सलाह आपको दिखाते हैं, फिर आपको उनका बयान भी दिखाएंगे। एशिया कप से पहले सौरव गांगुली की सलाह, मुकेश कुमार को टीम में शामिल करने की कही बात। 2023 में टीम इंडिया के लिए उन्होंने डेब्यू किया था मुकेश कुमार ने। आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ 2024 में खेला था। 17 T20 इंटरनेशनल मैच में मुकेश ने 20 विकेट लिए हैं। एक प्रोमिनेंट खिलाड़ी है और अब वकालत जो है उनकी कर रहे हैं कैसे खिलाड़ी जिनको भारतीय क्रिकेट के सफलतम कप्तानों में शुमार किया जाता है, गिना जाता है। क्या कहा उन्होंने, आपको एग्जैक्ट ये बताते हैं। मुकेश कुमार को लेकर सौरव गांगुली का बयान दिखा दीजिए। मुकेश कुमार को एशिया कप में जरूर खेलना चाहिए, वो इन परिस्थितियों में काफी अच्छे तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार विकेट लिए हैं और उन्हें मौका जरूर दिया जाना चाहिए। फिलहाल टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगी, इसलिए उन्हें T20 या एशिया कप में जरूर चुना जाना चाहिए। वो सभी फॉर्मेट के गेंदबाज हैं, उनका समय जरूर आएगा, बस उन्हें धैर्य रखने की जरूरत है। अंकिता, जब मतलब वैसे तो हर क्रिकेटर अपनी राय रखता है किसी सीरीज से पहले, जब आप उससे सवाल करते हैं कॉम्बिनेशन को लेके, प्लेइंग 11 को लेके, प्लेइंग कंडीशंस को लेके, कुछ भी अगर आप उससे सवाल करेंगे जवाब वो देगा ही देगा। लेकिन जब वो जवाब कोई सौरव गांगुली जैसा प्लेयर दे रहा हो, उस स्टेचर का प्लेयर दे रहा हो, तो फिर आपको उसकी सलाह पर कम से कम सोचना भी जरूर चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है सौरव गांगुली की, इसके बाद सेलेक्टर्स अगर बाई चांस मान लेते हैं नहीं सोच रहे होंगे मुकेश कुमार के बारे में, अब टेबल पे कम से कम मुकेश कुमार के नाम पर चर्चा जरूर होगी। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए क्योंकि देखिए काफ़ी अच्छा बढ़िया प्रदर्शन मुकेश कुमार और डोमेस्टिक मैचेस में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था। आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था और वो इंटरनेशनल मैचेस में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि एक लंबा अरसा हो गया, लगभग 1 साल पहले उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो गेंदबाजी की थी और अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली वो मौके को जो है उन्हें पकड़ना पड़ेगा। मौके अगर आपको मिलते हैं तो आपको भुनाना भी पड़ेगा। और देखिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पर, अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो फिर एक से बढ़कर एक प्लेयर वहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि भाई अगर सौरव गांगुली जैसा खिलाड़ी जो कि कितने सारे मैचेस वो जिता चुके हैं भारतीय टीम के लिए, एक बढ़िया कप्तानी भी वो कर चुके हैं, तो अगर वो खिलाड़ी ऐसा कहता है तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी उनका है और वहाँ से जो सिलेक्शन कमेटी है वो थोड़ी सी नज़र उन पर दौड़ाएगी। और मुकेश कुमार के रिकॉर्ड्स भी काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। तो अगर इस खिलाड़ी के लिए पैरवी अगर सलाह की अगर ज़रूरत पड़ी है तो अगर वहाँ पर गांगुली ने उस सलाह को दिया भी है तो ये अमल भारतीय जो सिलेक्टर्स हैं, जो टीम सिलेक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं करते आपको दिखाई देंगे। और यही दर्शाता भी है कि एशिया कप अभी शुरू तो हुआ नहीं लेकिन उससे पहले जो है वो हलचल तेज़ हो चुकी है, जहाँ पर अब टीम में किसे मौका मिलेगा किसे नहीं मौका मिलेगा। बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो आप इस रडार पे हैं कि क्या उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा, क्या जो पहले प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उनको टीम में शामिल किया जाएगा, क्या उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा। तमाम सारी चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। लेकिन मुकेश कुमार के लिए अगर सलाह यहाँ पर गांगुली की जाए तो सलाहकार जो है वो बहुत ही सुलझे हुए हैं और शायद ये टीम सिलेक्टर्स भी उनकी सलाह ज़रूर मानेंगे। बिल्कुल मानेंगे, अगर कर तो उनके साथ क्रिकेट भी खेली है तो अगर को मानना भी पड़ेगा। और सौरभ कम से कम ऐसे खिलाड़ी ज़रूर हैं जिनको क्रिकेट की बड़ी अच्छी समझ है। मुझे याद है 2007-8 में वहाँ ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में एक टेस्ट मैच था, जिस सीरीज़ में सिडनी में वो मंकी गेट एपिसोड हुआ, तो पर्थ के विकेट को लेके बड़ी चर्चा हो रही थी कि पर्थ का विकेट तो बहुत तेज़ होता भी है, परंपरागत तरीके से बहुत तेज़ विकेट होता है। तो हम लोग वहीं पर थे, ग्राउंड के बाहर खड़े हुए थे, तो सौरभ गए विकेट देख के लौट रहे थे। मैंने ऐसे ही, मेरी भी आदत थी कि कुछ एक लाइन कुछ पूछ लेना, तो मैंने पूछा, मैंने कहा दादा विकेट कैसी है? कहते नॉर्मल विकेट है। तो जो आसपास लोग थे उन्होंने कहा कि ये दादा की बदमाशी है, क्योंकि वो कप्तान नहीं है इसलिए वो नॉर्मल विकेट कह रहे हैं, देखिएगा यहाँ इंडिया का कुछ होना नहीं है, इंडिया यहाँ हार जाएगा। लेकिन बाद में पता चला इंडिया ने वहां पे वो टेस्ट मैच जीता और वाकई वो पर्थ की परंपरागत तेज विकेट जो होती थी वैसी विकेट नहीं थी, बल्कि वो थोड़ी सी ऑन अ स्लोवर साइड थी पर्थ के कंपैरिजन में। तो उनकी समझ तो है क्रिकेट की, और अगर वो सलाह दे रहे हैं तो उस सलाह पर बातचीत भी होगी। चलिए फटाफट रैप अप करें, उससे पहले एशिया कप के शेड्यूल को लेकर आपको बता देते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जाना है। 9 सितंबर से यूएई में खेला जाना है, क्योंकि
भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें इसमें शामिल हैं और अगले 3 साल तक दोनों ने तय किया है कि एक दूसरे के यहाँ जाकर नहीं खेलेंगे, तो इसलिए यूएई में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 10 सितंबर को भारत का पहला मैच है और 14 सितंबर को भारत का दूसरा मैच है, और वो जो दूसरा मैच है वो है हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको लेकर विरोध भी चल रहा है, जिसकी खबरें हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। इस जानकारी के साथ कि इस खबर के दोनों ही पहलू हैं, जिसमें एक पहलू यानी एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि नहीं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, और एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि नहीं हमको उनके साथ खेलना चाहिए और क्रिकेट के मैदान में भी उनको धोना चाहिए, उनकी पिटाई करनी चाहिए, जैसे हम आजकल अमूमन करते ही आ रहे हैं, जिस तरह से हमने पाकिस्तान के खिलाफ हाल फिलहाल में मैचेस जीते हैं। तो ये एशिया कप को लेकर हलचल है। इस हलचल में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी बड़े बयान आएंगे इस तरह के, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा भी खेल की दुनिया की जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी आप इस शो पर हमारे लिए आपने समय निकाला, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।